टेम्पल ग्रुप है उस पे हम कर रहे हैं। और स्क्रीन आप लोग को दिख रही है ठीक से? जी मैम। ओके। तो आप जो चित्र देख रहे हैं ये महानारायणेश्वर टेम्पल ग्रुप है मैनाल का, और ये प्रतिहार, परमार, कला शिल्प का और प्रकृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि मैनाल फर्स्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट लुक में जो जाना जाता है वो इसके इस जो ये जलप्रपात है, जो झरना है जो कि मैनाली नदी से गिरता है 200 फीट की ऊंचाई से, और ये महानाल झरना कहलाता है। इसकी वजह से मैनाल एक अट्रैक्शन का पॉइंट है, टूरिज्म का पॉइंट है। इस वजह से लोग पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं या आते हैं। तो प्रकृति के सानिध्य में हम कह सकते हैं कि जो टेम्पल्स हैं, मंदिर है, परमार कला है, धर्म है, आस्था है, आध्यात्म है, क्योंकि जो शैव कल्ट है और जो शैव साधु वगैरह है यहाँ पे काफी आकर के रहते थे, अपनी उपासना करते थे। इन सब का एक संगम स्थल मैनाल के रूप में हमें दिखाई देता है। और मैनाल जो कि भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग पे चित्तौड़ से जाना जाता है, और इसको खास तौर पर जो मैनाली नदी है उसके किनारे ये बसा हुआ है, इसलिए जो टेम्पल है वो महानाल कहलाता है। और इसको महानालेश्वर टेम्पल ग्रुप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेन बड़ा टेम्पल है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर टेम्पल है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये भूमिज स्टाइल का परमार महानाल टेम्पल है। और साथ में अनदर टेम्पल्स भी हैं यहाँ पर, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ टेम्पल के नाम पर जाना जाता है। हमने पहले दिन या पहले लेक्चर में बात की थी राजस्थान के मंदिर के बारे में, उनके स्टाइल्स हैं, उनके क्या खास पार्ट हैं, और ब्रीफ में राजस्थान के मंदिर की जो यात्रा है उसको हमने देखा था, समझा था। मंदिर की जो परंपरा है राजस्थान में गुप्त काल से स्टार्ट होती है, तो सेकंड लेक्चर में हमने गुप्त काल के टेम्पल्स के बारे में चर्चा की थी। थर्ड सेशन में हमने जो गुप्त काल के बाद जो मेन डायनेस्टी आती है प्रतिहार, प्रतिहारों के टेम्पल्स के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम बात कर रहे हैं परमारास की, या जो प्रतिहारों के अंडर में जो फ्यूडल्स थे, उनके जो सामंत थे, उनमें परमार हैं, चौहान हैं, चालुक्य हैं, गोहिल्स हैं, सभी लोग आते हैं। तो उनमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान में आज परमार आर्ट की, भूमिज टेम्पल की, क्योंकि परमारों का जो भूमिज स्टाइल है ये परमारों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम जो मैप देख रहे हैं जिसमें कि ग्रीन कलर से ये आइडेंटिफाई हो रखा है, जो सिंबल्स बने हुए हैं, ये सभी परमारों के जो भूमिज टेम्पल है राजस्थान में उसको हम देखते हैं। और परमार खासतौर पर मालवा के थे, और मालवा से ही ये जो स्टाइल है वो डिराइव होती है। स्टेला कैम्ब्रिज जो है इसको मालवा की प्रादेशिक शैली या मातृ शैली की मदर स्टाइल के तौर पर रखते हैं या देखते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उनको हम साउथ राजस्थान में खासतौर पर देख रहे हैं, और ये सिरोही तक पहुंच रहा है। इसमें एक नया नगर भूमिज टेम्पल जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये भी एक वैष्णव भूमिज टेम्पल है, और ये मेरा सौभाग्य था कि इसको खोजने का मौका मुझे मिला। तो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा खासतौर पर परमारों के जो एक्सपांशन है राजस्थान में और जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू टेम्पल आर्ट, उसके लिए जाना जा सकता है। भूमिज टेम्पल की जो परंपरा है उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है वो राजस्थान से ही मिलता है भूमिज टेम्पल का, सेवाड़ी पाली में। और ये 1020 ईस्वी का एग्जाम्पल हमें मिलता है जो कि जैन टेम्पल के तौर पर नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भूमिज टेम्पल में भले वो परमारों की देन हो, मालवा एमपी के एरिया से बिलोंग करते हूँ, बट उनका जो पहला एग्जाम्पल है वो राजस्थान में मौजूद है। इसके बाद जो सेकंड टेम्पल हम देख रहे हैं उदेश्वर टेम्पल विदिशा एमपी का, ये उदेश्वर मंदिर उदयादित्य परमार ने बनवाया था। और भूमिज टेम्पल का एक कह सकते हैं कि आज के टाइम में भी जो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और जो सप्तरथ प्लान होता है उसके साथ में ये टेम्पल बना हुआ है, सप्तभूम शिखर के साथ में बना हुआ है, ये भी बहुत सुंदर उदाहरण
उदेश्वर टेम्पल विदिशा एमपी का माना जाता है। राजस्थान की हम चूंकि बात कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान चाहे बिजोलिया क्षेत्र में उंडेश्वर टेम्पल हो, ये भी भूमिज स्टाइल का बना है। ये 9 भूमि यानी कि 9 स्टोरीज के साथ में बनाया गया है। नया नगर का टेम्पल पानी के बीच में है, ये पंचभूमि स्टाइल में भूमिज टेम्पल है, जो कि वैष्णव टेम्पल है। तो अधिकतर शैव टेम्पल बने हैं, पर कुछ सूर्य के भी हैं, कुछ विष्णु के भी हैं, हमें दिखाई देते हैं। और ये सन टेम्पल जो कि भूमिजा स्टाइल में हमें नजर आ रहे हैं, ये झालरापाटन में भी हम सन टेम्पल के तौर पर देखते हैं भूमिज स्टाइल का, जो कि थोड़ा सा मिक्स फॉर्म को क्रिएट करता है। और ये 11वीं सेंचुरी का है। बांसवाड़ा में पनाहेड़ा में हम शिव टेम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर भी 11वीं सेंचुरी का ये भूमिज टेम्पल दिखाई दे रहा है। और रामगढ़ बारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये भंड देवरा टेम्पल है। भंड मीन्स जो खंडित हो गया है, जो टूट गया है, उसके और जो जीर्ण अवस्था है उसको आप देख भी पा रहे हैं इस पिक्चर में कि किस तरह से ये आज खंडित स्थिति में है। बट इसकी खासियत है कि इसका जो थर्ड पार्ट है ये इतना डेकोरेटिव भूमिज टेम्पल में सबसे ज्यादा हमें नजर आता है, जिसमें कि अश्वथर है, गज थर है, सिंह थर है और नरथर भी है। तो बहुत अलंकृत डेकोरेटिव थर के साथ में जो रामगढ़ का भंड देवरा टेम्पल है उसको हम देखते हैं। और अब हम मेन तौर पर आज परमार भूमिज टेम्पल आर्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं मैनाल टेम्पल्स को लेकर के। और जो मैनाल है ये शिवा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के तौर पर जाना जाता है। इसका हम यहाँ पर एंट्रेंस देख रहे हैं, तो ये एंट्रेंस गेट है इसका। और इसमें जो मंडप बना हुआ है ये चौहान डायनेस्टी के द्वारा बनवाया हुआ माना जाता है। जब चौहानों का रूल यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ तब ये बना। और मैनाल के बारे में जो एक खास किंवदंती कही जाती है, जो लोक प्रसिद्ध आख्यान है, वो ये है कि मैनाल हून राजा की राजधानी था। और जेम्स टॉड भी अपने बुक एनाल्स और एंटिक्विटीज में इसके बारे में लिखते हैं कि इस क्षेत्र में हून राजा के जो मेमोरियल जो सिंबल्स हैं वो मिलते हैं, पर परमार जाति का इनको माना गया है। और ऐसा कहते हैं कि जब वो यहाँ पर स्टे कर रहे थे तो उनको कोढ़ रोग हो गया, और उन दिनों ये मनाली नदी में जो है उनको स्नान करने की सलाह दी गई, जिससे कि उनका जो कोढ़ रोग है वो ठीक हो गया। पर थोड़ा बहुत उसमें कुछ कहते हैं कि तिल भर कोढ़ जो है उनका रह जाता है। तो पास में ही एक दूसरा कुंड है, दूसरी जगह है, वहां पर उनको स्नान करने के लिए कहा गया। और वो जगह जिससे कि उनका तिल भर कोढ़ भी ठीक हो गया, वो जगह तिलस्मा महादेव के नाम से जाना गया। तो इस क्षेत्र में शैव टेम्पल बहुत है और आसपास हून राजा की किस्से जो है कहे जाते हैं, जो कि परमार जाति के थे, पर ऐसा वास्तव में नहीं रहा होगा, क्योंकि हूनों के अटैक तो होते रहे हैं इस क्षेत्र में, बट परमार जाति में कोई हून राजा नहीं हुआ। और जेम्स टॉड की किताब इस तरह की चर्चा करती है। तो इस किंवदंती के साथ में हम मैनाल को जान सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंट्रेंस है इसका, वहां पर जो प्रथम पूज्य देवता हैं गणेश, उनकी मूर्ति बनी हुई है, उनके वेपन्स और मोदक के साथ में। दूसरे भैरव देवता हैं, जो कि कटार है, खटवांग है या नरमुंड है, कंकाल साथ में है। इस तरह के जो एक ईयर वाला फॉर्म होता है शिव का भैरव रूप में, उसको बनाया गया है शैव टेम्पल में। शैव द्वारपाल हमें गेट में दिखाई दे रहे हैं, एंट्रेंस गेट है ये। और सेंटर पे जो ललाटबिंब है वहां पर लकुलीश बनाए गए हैं। लकुलीश कि पाशुपत संप्रदाय के जो फाउंडर रहे और शिव के 28वें इनकारनेशन माने गए हैं, लकुट दंड के साथ में हैं। उस मेवाड़ क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव रहा, इसलिए मेवाड़ की कला में हम लकुलीश की मूर्तियां काफी देखते हैं। तो ये एंट्रेंस गेट है जिससे कि हम उस कॉम्प्लेक्स में, उस प्रांगण में हम टेम्पल से पहले जो फर्स्ट टेम्पल आता है वो ट्रिपल श्राइन टेम्पल है, जिसको कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ट्रिपल श्राइन टेम्पल जो कि बीच में हमें दिखाई देता है, यहाँ पर ये देखें कि बीच का टेम्पल थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का आपको लग रहा होगा,
और जो साइड के टेम्पल हैं ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल के। और ऐसा ये है कि जो पहला जो तीसरा टेम्पल है ये पहले बना था, बाद में जो बीच का टेम्पल है उसको वहां पर एक तरह से कहा जाए कि इंसर्ट किया गया है, बनाया गया है। ये इसका बैक पोर्शन हम देख सकते हैं, पीछे से जो इसका हिस्सा है उसको भी हम नीचे की तरफ देखें, और यहाँ पर इसमें भी आप अंतर देख पाएंगे कि बीच का अलग है, दूसरे जो है उनमें अलंकृत भी हैं, उनमें अलग अलग जो प्रतिहार टेम्पल आर्ट के जो फीचर्स होते हैं आर्किटेक्चर के, चंद्रशाला वगैरह सब बनी हुई हैं। इधर नटराज बने हुए हैं, इधर भी नटराज बने हुए हैं। तो नटराज की प्रतिमा बैक ताक में है, कुछ अन्य मूर्तियां आसपास हैं, खटपल्लव हैं, ताड़पत्र अलंकरण है, उद्गम अभिप्राय हैं जो कि प्रतिहार काल की विशेषता है आर्किटेक्चर के, उनको हम देखते हैं। तो नटराज यानी कि मंदिर शैव धर्म को बिलोंग करता है, नटराज की मूर्ति है। अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति एक ताक में है और ये खंडित है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चेहरा बिल्कुल टूट चुका है, और आधा हिस्सा पार्वती का, आधा शिव का हिस्सा इसमें दिखाई दे रहा है। पार्वती अपना दर्पण में अपना चेहरा देख रही हैं और इनके जो माउंट है उनके साथ में बनाए गए हैं। यहाँ पर शिवलिंग पूजा को हम देख रहे हैं जो अगेन शैव कल्ट को बताता है। एक खास प्रतिमा यहाँ पर लकुलीश की ये सुंदर प्रतिमा नजर आती है, जो कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो बुद्ध की ज्ञान मुद्रा है, धर्म चक्र परिवर्तन की जो मुद्रा उनकी आती है उसको यहाँ पर बनाया गया है। और इनका लकुट है, यहाँ पर जो जो योग पट होता है वो पैरों में बंधा हुआ है, तो योग मुद्रा भी है, और ऊपर से इनका अभिषेक किया जा रहा है। तो ऐसी मूर्ति लकुलीश की राजस्थान में कोई दूसरी दिखाई नहीं देती है। और बौद्ध धर्म से इंस्पायर होकर के कह सकते हैं कि जो मेडिटेशन का जो भाव है, ज्ञान का जो भाव है, योग का जो भाव है, उसको इसमें दिखाया गया है। तो लकुलिश की ये एक डिफरेंट प्रतिमा हमें यहाँ पर नजर आती है, यहाँ के जो ताक हैं उसमें नजर आती हैं, यानी कि लकुलिश भी एक मेन देवता के तौर पर इस समय दिखाई दे रहे थे। प्रतिहार आर्ट में हमने पढ़ा है कि जो भी इसका डोर होता है, डोर फ्रेम जो है सेंटर ललाट बिंब पर गरुड़ बाहु विष्णु आते हैं। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो गरुड़ बाहु विष्णु है वो गरुड़ नागों की जो पूंछ है उसको पकड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस पर विष्णु विराजमान है। बाकी जो अदर नदी देवियां हैं और देवी देवता हैं वो सब इसमें बने हुए हैं। पर गरुड़ बाहु विष्णु का मतलब ये नहीं है कि जो मंदिर है वो वैष्णव धर्म का ही रहा होगा, जैसे कि हम जो बैक पोर्शन है और जो अदर ताक है उसमें हम लोग शिव और शिव से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं उनको देखते हैं। अर्धनारीश्वर है, लकुलीश है, नटराज के फॉर्म यहाँ पे बने हुए हैं, और यही मेन डिटी है। यहाँ पर गुथासना गौरी की मूर्ति गर्भगृह में थी, बहुत सुंदर इमेज, बट अब वो यहाँ पर नहीं है, ये हमारे लिए एक दुखद बात है। यहाँ पर हम जो ये नीचे लेडी को देख रहे हैं और ये एक वीणा हाथ में ली हुई है, जो कि अर्ली फेज में किन्नरी वीणा, पिनाकी वीणा के नाम से जानी जाती थी, और ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है इस फोटो में। उसका डिटेल ये है। तो अर्ली मिडिवल टाइम में पिनाकी किन्नरी वीणा काफी पॉपुलर थी, उसका फॉर्म भी हम यहाँ पर देखते हैं। युगल प्रतिमाएं, और इसमें भी जो कपल है वो वाइन का कप लिए हुए है, और लेडी जो है वो हाथ में उसका जो जार है उसने ले रखा है। पक्षी बने हुए हैं, ये अलंकृत स्तंभ है, जिसमें कि जो बीच का जो टेम्पल है उसके जो स्तंभ है प्रतिहार काल के स्तंभों से काफी मैच करते हैं, और कुछ इसके हिस्से, स्तंभ के जो हिस्से हैं वो मठ में भी लगाए गए हैं। तो ये अंतराल जो कि आगे का जो फ्रंट पोर्च होता है गर्भगृह से जुड़ा हुआ, तो खास तौर पर ये ट्रिपल साइन टेम्पल है ये हमें दिखाई देता है यहाँ पर। और इसके माध्यम से जो 7th-8th सेंचुरी है वहाँ पर, या 8th-9th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रिपल साइन टेम्पल है वो पहले बने थे कटिहार कला में, और बाद में अदर टेम्पल बनाए गए। प्रतिहार टेम्पल के जस्ट आगे यहाँ पर हम देखें मैप में तो प्रतिहार टेम्पल ये दिख रहे हैं आपको, 3 टेम्पल ग्रुप। उसके जस्ट सामने फ्रंट में तारावाब है। तारावाब यानी कि एक वेल है, एक कुआं है, फ्रंट से खुला हुआ है, उस पर
तारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टार शेप का है, इसका जो प्लान है वो स्टार शेप में बनाया गया है, तो उससे जिसको तारा वाप कहा जाता है। अब खंडित भी है, पर ऐसा मानते हैं कि इससे महानाल टेम्पल में जो पानी की व्यवस्था है वो की जाती थी। मनाली नदी से बहता हुआ जलप्रपात हम देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है मिनाल आने का लोगों का। और आर्ट और आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और टेम्पल आर्ट के लिए भी जाना जाता है। तो ये पूरा परकोटा जो हम चारों ओर देख रहे हैं, ये चौहानों ने बाद में अपने टाइम में बनवाया। प्रतिहार टेम्पल, तारावाब, ये महानाल टेम्पल जो कि भूमिज स्टाइल का सबसे बड़ा टेम्पल यहाँ पर है। ये मठ है, शैव मठ है। और इसके आगे इधर छोटे छोटे कई सारे टेम्पल जो कि बाद में जो यहाँ पर लोग रहे होंगे या सामंत वगैरह रहे होंगे उनके द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ खंडित भी हो चुके हैं। और इस एरिया से निकलते हुए जब हम इधर क्रॉस करके आते हैं तो यहाँ पर सुहेश्वर शिवालय भी चौहानों का शिवालय है। अब हम बात करते हैं जो भूमि स्टाइल है वो क्या होती है और परमारों के द्वारा ये बनाई गई। तो नागर टेम्पल स्टाइल में हम 3 सब स्टाइल देख रहे हैं। पहले हमने देखा था प्रतिहारों में लतिन एकांडक शिखर वाला स्टाइल। लतिन शैली में ही, स्टाइल में ही अनेक अंडक यानी कि अनेक शिखरों के साथ में जो मूल स्ट्रक्चर है वो बनता है, उसको अनेकांडक या शेखरी शिखर कहते हैं। और जो तीसरा स्टाइल बनता है यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में सब स्टाइल के तौर पर, मध्य भारत में मालवा, राजस्थान, गुजरात, इन सब में ही गया, छत्तीसगढ़ है, कुछ साउथ में भी पहुंचा है। इनको हम देखते हैं भूमिज टेम्पल स्टाइल में। तो भूमिज टेम्पल वो है जो कि भूमि से उपजा है, इसलिए वो भूमिजा है। इसको कंट्री बॉन्ड या अर्थ बॉन्ड कहा जाता है। और सीधे जो पीठ, नीचे का जो हिस्सा है पीठ का, वहां से वो ऊपर तक जाता है, जो शिखर पार्ट है, आमलक है, वहां तक पहुंचता है। तो इसमें हम देखें कि इसका जो स्टाइल बनता है वो इस फॉर्म में है। यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं कि जो सेंटर है उसमें लताएं होती हैं। तो चारों कॉर्नर में, चारों दिशाओं से अगर हम देखें, जो सेंटर होगा वहां पर इस तरह से एक लता होती है बीच में। और इस लता से इस लता तक, यानी कि जो कॉर्नर का जो पोर्शन बनेगा चारों ओर का, वहां पर छोटे छोटे जो शिखर होते हैं, जो स्मॉल लघु शिखर होते हैं, कूट स्तंभ होते हैं या उरुष्टंग होते हैं, उनसे इनको फिल किया जाता है, उनको भरा जाता है। जो कि अगेन 5, 7, 9, 11 इनकी संख्या में हो सकते हैं, पर मोस्टली जो हमें दिखाई देते हैं पंचभूम और सप्तभूम शिखर स्टाइल दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मध्यलता है और ये स्तंभ कूट है। ऊपर का भाग वही है जैसे कि सभी टेम्पल्स में होता है, आमलक कि आंवले के शेप का, चंद्रिका और फिर कलश, ये मस्तक या जो क्राउन माना जाता है। पर भूमिज टेम्पल स्टाइल में एक चीज और खास है कि जो ये मध्यलता है, इस मध्यलता जो कि जालक के फॉर्म में है ना, ये जाली के अलंकार वाला फॉर्म बनता है, बट इसका जो नीचे का हिस्सा होगा चारों ओर से, वहां पर ये कीर्तिमुख से जो है ये लता वल्लरी या पद्म वल्लरी निकल रही है। और यहाँ पर एक गोल गवाक्ष है, चैत्य गवाक्ष है, जिसमें कि डिटी की प्रतिमा, जैसे कि खासतौर पर शिव और शिव से जुड़े हुए कार्तिकेय हैं या जो अदर हैं, पार्वती हैं, किसी की भी मूर्ति यहाँ पर हो सकती है। तो ये कहलाता है आपका सुखनास पाठ। सुखनास पाठ वो है जो कि फ्रंट साइड में बनेगा। बाकी जो अदर 3 साइड होंगे वहां पर भी इस तरह के सुखनास वाले बनते हैं, पर उनको स्मॉल हो सकते हैं, उनको सुरसेनक कहा जाता है। तो भूमिज टेम्पल में ये सुखनास पाठ भी बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, जिसके कि हम कह सकते हैं कि इससे भी हम पहचान सकते हैं कि मंदिर किसको समर्पित है, किसके लिए बनाया गया है। तो भूमिज टेम्पल स्टाइल एक खास स्टाइल के तौर पर मालवा में डेवलप हुआ। जो सम्रांगण सूत्रधार टेक्स्ट है, अपराजित पृच्छा है, ये ग्रंथ इसकी चर्चा करते हैं। और मालवा की मातृ शैली, उसकी मदर स्टाइल के तौर पर, जिसका जन्म वहीं पर हुआ है, उसको ऐसा मानते हैं। स्टेला कैम्ब्रिज जो है कहती हैं कि ये प्रादेशिक स्टाइल मालवा की है, जो कि मालवा से फिर राजस्थान में और अदर गुजरात है या छत्तीसगढ़ है, सभी जगह पर जाती है। और फिर जैसे जैसे परमारों के अलग अलग ब्रांच डेवलप होते हैं एरिया में, तो उनके द्वारा भी बनाई गई। और मेन ये मालवा के परमारों की मानी जाती है। टेक्स्ट के बारे में बताता है।
यहाँ पर हम ना महानाल टेम्पल का जो ग्राउंड प्लान है देख रहे हैं। तो महानाल टेम्पल जो कि भूमि स्टाइल का है, उसमें ये मुख्य मंडप, फ्रंट पोर्च है एंट्रेंस के लिए। फिर हम बीच में जाएंगे तो सभा मंडप है जो कि क्लोज्ड है, और यहाँ पर पिलर्स वगैरह हैं जिसमें कि लोग अपनी बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। ये गर्भगृह से पहले अंतराल बना हुआ है, और फिर ये गर्भगृह का पोर्शन है। अर्ध मंडप, हाफ मंडप भी बने हुए हैं। तो ये ग्राउंड प्लान महानाल टेम्पल का है जो कि पंचरथ स्टाइल का है। इसमें आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से जो है इनका गर्भगृह का जो बाहरी दीवार है उसका शेप बनता है, इसलिए इसको पंचरथ स्टाइल का टेम्पल कहते हैं। ये महानाल का प्लान है, ये इसका फ्रंट पिक्चर हम देख रहे हैं महानाल का। तो महानाल टेम्पल जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पर, और उसके सामने ये नंदी मंडप भी बना हुआ है। नीचे हम नंदी को देख सकते हैं, नंदी की भी बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पर रही है, और ये सब 11वीं सेंचुरी के बने हुए माने जाते हैं। ये गर्भगृह है, गर्भगृह में जो पूजा अंतर्गत जो कल्ट इमेज है वो आज हमें शिवलिंग के तौर पर ऐसे दिखाई देती है, और उनकी पूजा आज भी होती है। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि ये गर्भगृह का जो शिवलिंग है ये सामने से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, उससे नीचा दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में ऐसे टेम्पल्स को कहते हैं ऊंडा टेम्पल या ऊंडा गर्भगृह, जो कि सतह से नीचे होते हैं। तो जहाँ पर भी जाने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं, तो उनसे उतर के जब नीचे जाते हैं वहां पर गर्भगृह होता है, शिवलिंग है, तो उनको ऊंडा गर्भगृह कहा जाता है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो अदर फीचर्स हैं, पंच द्वार शाखाएं बनी हुई हैं, द्वारपाल बने हुए हैं, नदी देवियां बनी हुई हैं, मंदारका बने हुए हैं, ये नदी देवियां घट ली हुए दिखाई देती हैं, और ऊपर सेंटर में लकुलीश ही बनाए गए हैं जो कि पाशुपत धर्म का यहाँ पर काफी प्रभाव रहा है। और इसके ऊपर उत्तरंग पार्ट में भी जो नटराज हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की इस समय तक आते आते काफी बन रहे थे, त्रिदेव का गर्भ भी बन रहा था, उसको भी हम देखते हैं। महानाथ टेम्पल का जो है ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें जैसे कि हमने कहा पंचरथ प्लान, ये भद्र रथ, फिर ये कर्ण रथ जिसमें कि दिक्पाल हैं, प्रति रथों पर अप्सराएं हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये 5 रथ बनते हैं। 5 प्रोजेक्शन है, तो नीचे से हम देखेंगे तो 5 भाग के साथ में, प्रोजेक्शन के साथ में दिखाई देते हैं। और जो अंतराल पोर्शन है वहां पर ये कपिली रथ है, इसमें कि दोनों ओर महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। ये टेम्पल पश्चिम की दिशा यानी कि वेस्ट साइड का जो है फेस किए हुए है, और ये इसका ईस्ट साइड है। पंचभूम शिखर 1 2 3 4 और ये 5, तो पंचभूम शिखर स्टाइल भूमि टेम्पल का जैसे बनता है। यहाँ पर मध्य लताएं हैं तीनों ओर, यहाँ पर सुरसेनक है जिसमें की मूर्ति यहाँ पर नहीं है, और जो लता जा रही है उसके ऊपर यहाँ पर शिव की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। ऊपर आमलक पोर्शन है, फ्रंट में भी यहाँ पर मूर्ति रही होगी पर जो आज के टाइम में नहीं है। जो सुखनास पोर्शन है उसमें यहाँ पर एक आभूषित अश्व है, अश्व भी कहा जाता है, या इसको अनल पंख के नाम से भी यहाँ पर लोग जानते हैं, जो कि मुकुट अलंकरण के तौर पर शिखर भाग में कई बार बनाया जाता है। जंघा भाग, जंघा भाग यानी कि मंदिर का जो मेन गर्भगृह का जो मेन वॉल है जंघा भाग कहलाती है। जो कुंभक भाग जो कि नीचे के हिस्से हैं वेदीबंध का, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कुबेर की डिफरेंट डिफरेंट पाश कुबेर, वज्र कुबेर की प्रतिमा ज्यादा बनी है, तो कुंभक पार्ट में कुबेर को काफी स्थान दिया गया है। यहाँ पर ये जाली वाली खिड़कियां भी कुछ बनी हुई हैं अंदर रोशनी वगैरह के लिए। ये मंडप है, और मंडप का जो शिखर है वो संवर्णा छत के रूप में दिखाई देता है, जो कि जैसे कहा जाए थोड़ा ये घटता हुआ ऊपर से नीचे जो है ये घटते हुए शेप में जो है बनाया जाता है। तो ये मंडप की छत है, संवर्णा छत, और ये भुज स्टाइल का गर्भगृह का शिखर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इधर नंदी मंडप है फ्रंट में। मंदिर का जो बैक पोर्शन है वहां पर हम देखते हैं कि इसका लुक ऐसा है। बैक हम पूरा ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ पर बैक में जो जंघा भाग है वहां पर कई सारी प्रतिमाएं हम देख रहे हैं, नीचे भी प्रतिमाएं हैं जिसमें से कुछ अब नहीं है, और इसका डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं।
जो सेंटर ताक है उसमें ये नटराज बने हुए हैं। बाकी अप्सराएं हैं, व्याल हैं, दिक्पाल हैं कॉर्नर्स पर, उनको हम देख रहे हैं। पर यहाँ पर दो प्रतिमा मैंने और लगाई है, उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर डाली है। तो जो चामुंडा को हम देख रहे हैं, चामुंडा इस साइड है, इस इधर की जो मेन ताक है वो सेंटर में उसमें, और ये गजांतक और अंधक का वध करते हुए शिव हैं। तो ये इस साइड की जो मेन ताक है उसमें हम देख रहे हैं। तो अंधक राक्षस का वध करते हुए और गजांतक राक्षस का वध करने के बाद शिव जब उसका गज चर्म ओढ़ लेते हैं तो उस फॉर्म को यहाँ पर दिखाया गया है। और सेंटर में नटराज है पूरे अपने पंप एंड शो के साथ में, बहुत सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि सम्रांगण सूत्रधार जो कि परमाणु का ही टेक्स्ट है, वो चर्चा करता है कि इन टेम्पल्स में जो मेन ताक है उसमें नटराज, चामुंडा या शिव का कोई और फॉर्म, अंधक, गजांतक ऐसे रूप जो है बनाने का वो उल्लेख करता है टेक्स्ट। तो उसी फॉर्म को यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि मंदिर शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार उसको डेवलप किया गया है, परमाणु के टेक्स्ट के अनुसार उसको डेवलप किया गया है। तो ये भी परमार विशेषता के साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु का कंस्ट्रक्शन माना जा सकता है। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेन ताक में शिव हैं, इसकी और क्लोजअप पिक्चर है। ये त्रिशूल है जिसमें कि सांप लपेटा हुआ है, खटवांग है, ये प्याला या कप है, गजहस्त मुद्रा उनकी डांसिंग फॉर्म जो नटराज की आती है, मृदंग वादक है साथ में, और वज्र है, डमरू है, इन सभी साथ में दिखाया गया है। तो सुंदर प्रतिमा नटराज की यहाँ पे बनी हुई है। इनके अंदर हम देखें कि तीर्थ में अप्सराएं हैं, अप्सराएं पर काफी बनी हैं, चाहे पुत्र वल्लभा, चवर धारणी हो या शंख धारणी हो, ऐसे काफी प्रतिमाएं जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। वीणा धारणी की, सदिस्नाता की, नुपुर धारणी की, ऐसे अप्सराओं की प्रतिमाएं काफी बनी हैं इन प्रतिरथों पर हर दिशा में। और इनमें हम जो इनके स्टाइल हैं कपड़ों के, साड़ी पहनने का क्या स्टाइल है, इनको भी हम देख सकते हैं। सलीलांतर पाठ में व्याल हैं जो कि पंच अलंकृत जीव में आते थे, एक बड़े जीव के तौर पर वो शिकार करते हुए शिकारी बने हुए हैं। कर्ण रथों पर दिक्पाल हैं, इधर इंद्र हैं जो कि गज उनका वाहन है, इधर ईशान बने हुए हैं, बैल इनका वाहन है, इनके त्रिशूल वगैरह सांप के साथ में, इनके साथ में वज्र है। और जो दिशा है इंद्र के इधर हम देखेंगे कि जो पूर्वी दिशा है ना, पूर्वी, और जो उत्तरी दिशा है वहां पर हम देखते हैं कि जो देवता है उसमें जैसे कि कुशा ये चंद्र कुबेर बनते हैं ईशान के साथ में। तो चंद्र कुबेर यानी कि ये भी एक खास प्रतिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम दो दिक्पालों को एक साथ देखते हैं। कुबेर के बनने से पहले इस दिशा पर जो है चंद्र बनते थे, सोम या चंद्र बनते थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके सिर के पीछे में चंद्र बना हुआ है, तो चंद्रमा के आकार की आकृति बनी हुई है, इसलिए इसमें चंद्र और कुबेर दोनों का भाव माना गया है। और जो कुबेर की जो आयुध है, नकुलक है, धन की थैली है, गदा है, गजवाहन है, इनके साथ इसको बनाया गया। तो ये भी एक डिफरेंट प्रतिमा है। और यहाँ पर अग्नि बने हैं दूसरी तरफ, कि जो सीप है, जो भेड़ है, उनका वाहन है, और शुआ है, प्याला है, इन सब के साथ में अग्नि की मूर्ति है। तो जो दिशा के जो 8 देवता होते हैं, अष्टदिक्पाल होते हैं, वो अपने अपने कॉर्नर पे बने हुए हैं, और चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, इसलिए इनको भी हम आराम से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर हम देखें तो कुछ यहाँ पर म्यूजिशियंस हैं, विद्याधर हैं, गंधर्व हैं जो कि वीणा वादन करते रहते हैं, या विद्याधर को भी जो है पुष्प पे तलवार लिए उड़ता हुआ दिखाया जाता है, जो कि देवताओं का जो संगीत है, म्यूजिक है, उनसे जुड़े हुए देवता हैं या सब्सिडरी डिटी हैं, उस तरह पे इनको माना गया। तो उनको भी इन छोटे छोटे रूपों में ऊपर के हिस्से में बनाया गया है। सभा मंडप का जो हिस्सा है उसमें हम खासतौर पर दक्षिण की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे कि सभा मंडप का जो ये हिस्सा है अर्धमंडप का, वो काकसेनक कहलाता है, यानी कि सीट बैक है। उसके बाद ये वेदिका पोर्शन है जिसमें कि हम बहुत मूर्तियों को देख रहे हैं,
इसमें नृत्यांगना वगैरह भी बनी हुई हैं। बट जो मेजर डेटी है साउथ साइड में, उसमें हम देख रहे हैं ब्राह्मी सरस्वती को, यानी कि ब्रह्मानी जो कि त्रिमुखी होती हैं, सरस्वती जो कि पुस्तक लिए होती हैं, अपराजित पृच्छा है, रूपमंडन है, इनकी चर्चा करते हैं तो उसका बनाया गया है। ब्रह्मा मेन ताक में बीच में है, और इनके बाईं ओर हम देखते हैं जो सावित्री है उसको बनाया जाता है। तो दाईं ओर ब्राह्मी सरस्वती और बाईं ओर सावित्री का अंकन किया जाता है। इनको भी पुस्तक लिए दिखाया जाता है। ये भी अपराजित पृच्छा है, देवता मूर्ति प्रकरण है, रूप मंडन है, इनके अनुसार इनको बनाया गया है। और ये खास तौर पर दक्षिण दिशा में दिखाई देते हैं। बट अदरवाइज जो नॉर्थ साइड है वहां पर भी विष्णु है, वैष्णवी है, गजलक्ष्मी है, चामुंडा है, इनको स्थान दिया गया है। नीचे नर्थर पोर्शन है। नर्थर पोर्शन बहुत खास है यहाँ पर, क्योंकि मिनाल और इस एरिया के संदर्भ में जो जनजीवन का अंकन है वो इसमें हम बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। डांस है, म्यूजिक है, हंटिंग है, माइथोलॉजी है, और फीमेल के फॉर्म्स हैं, एरोटिक सीन है, ये सब इसमें दिखाई देते हैं। तो उस वक्त के जो जनजीवन है उसका अंकन यहाँ पर नर्थर पोर्शन में आराम से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। नीचे गजस्थर है, तो जिस तरह से अदर पार्ट बनते हैं वो सब इसमें बनाए गए हैं। यहाँ पर भी कुछ कीर्तिमुख और पक्षी के अलंकरण वगैरह बने हुए हैं। ये थोड़े से कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए हैं। जो खास डेटी के तौर पर हम देख रहे हैं वरुण और वारुणी। तो वारुणी की जो प्रतिमा है, यानी कि वरुण की जो कंसोर्ट है, उसकी जो शक्ति है, इसमें कि मकर वाहन होते हैं और ये नदी देवता के तौर पर माने जाते हैं। वरुण है, इंद्र है, उनको यहाँ पर स्पेस दिया गया है। जो सभा मंडप के जो वेदिबंद भाग है वहां पर वेदिका में दिया गया है, इस तरह की मूर्तियां बनाई हैं। और न सिर्फ वरुण है बल्कि वरुण के साथ वारुणी है। ऐसे ही इंद्र है, जो कि जल के देवता भी माने जाते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं। तो इंद्र के साथ में इंद्राणी भी है। तो वरुण, वारुणी और इंद्र और इंद्राणी, ये प्रतिमाएं भी यहाँ पर वेदिका के जो कॉर्नर हैं उनमें बने हुए हैं। और वारुणी की प्रतिमा तो बहुत अल्प तौर पर बहुत कम ही देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर बनाया गया। बाकी विष्णु है, अपने आयुध गरुड़ के साथ में है, वैष्णवी भी है, गज लक्ष्मी, क्योंकि गज जो है उनका अभिषेक करते हैं, लक्ष्मी की प्रतिमा है, इनको बनाया गया। यम दिक्पाल, तो दिक्पाल के तौर पर जो यम का जो वाहन है वो बफेलो है, भैंस है, महिष वाहन है, उनके साथ में बहुत सुंदर प्रतिमा, पूरे ज्वेलरी के साथ में, कपड़ों के साथ में, कमंडलू है, उनका कुकुट पक्षी है, उनके साथ में बनाया गया है। और ये जो इनके कर्ण कुंडल है उसमें भी कई बार मकर की आकृति होती है, कई बार सर्प की आकृति होती है, तो ऐसे भी कुंडल बनाए गए। जनजीवन का जो अंकन है उसको भी हम, चूंकि नर्थर पार्ट में हम बात कर रहे थे कि उसको हम देखते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो उसके कुछ क्लिप्स यहाँ पर है। दुकानदार जो कि समाज में अपना स्थान रखता है, शॉपकीपर अर्थव्यवस्था को दिखाता है। जनजीवन में शिकारी के भी दृश्य हैं, शिकार जो सुअर है उसका शिकार हो रहा है। यहाँ पर मृदंग वादक है, मंजीरा वादक है, मनोरंजन के भी दृश्य हैं। और कुछ गणेश की मूर्ति है, लोग पूजा कर रहे, साधु पूजा कर रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल वगैरह भी आप देख सकते हैं। और गणेश या शिवलिंग पूजा तो होती है, बट मंदिर को यहाँ पर दिखाया गया है। तो मंदिर स्थापत्य में नर्थर पार्ट में अगेन एक मंदिर को दिखाना भी एक अच्छी बात है कि किस तरह के मंदिर के पैटर्न बनते थे। तो मंदिर पूजा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इरोटिक स्कल्पचर्स, इसमें खास तौर पर जो मीनाल है उसमें कई जगह पर कई पैनल्स पे हम देखते हैं कि न सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन बल्कि ह्यूमन और एनिमल जो इरोटिक सीन होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनको यहाँ पर काफी दिखाया गया है। समुद्र मंथन का दृश्य, माइथोलॉजिकल पार्ट भी यहाँ पर काफी दिखाई देता है। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो समुद्र मंथन में ये घट है, उसका मंथन किया जा रहा है, इधर राक्षस एक ही दिखाया गया है। बट अदरवाइज शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, और जो अदर डिटी हैं, इंद्र हैं, इन सबको लाइन से दिखाया गया है। और मंथन के बाद में जो चीजें समुद्र मंथन से निकली, जो रत्न निकले, उनको हम देखते हैं, जैसे कि उच्च श्रवा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, घट लिए देवी है, लक्ष्मी है, इनका भी अंकन दूसरी तरफ किया गया है। तो कई जगह पर अक्सर वो सिर्फ मंथन दिखा दिया जाता है, और जो सामान जो निकला है समुद्र से उस मंथन के दौरान उसको नहीं दिखाते हैं, पर मीनाल में हम उसको यहाँ पर देख रहे हैं। एक सुंदर पैनल समुद्र मंथन का यहाँ पे मिलता है। जो वुमेन के जो स्कल्पचर्स हैं, जैसे कि जेंडर एस्पेक्ट को हम लोग देख सकते हैं,
तो इनमें भी हम देखें कि शंखधारणी है, पुत्र वल्लभा है, इनकी साड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हैं, हेयर स्टाइल है, जूड़ा पैटर्न है, उनको देख सकते हैं, पूजा करती हुई स्त्रियां हैं, रॉयल लेडी जो है पालकी में जा रही है, डिलीवरी के सीन है, बच्चे को जो है निकलता हुआ दिखाया गया है। ऐसे सीन भी बहुत कम ही टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं, मिनाल में दिखाया गया है। और जो भी आम जीवन है उनको दिखाया गया है, मनोरंजन है उनको दिखाया गया है। लेकिन इन सब के साथ डांस म्यूजिक को भी दिखाया गया, पर इनके साथ में एक ये खास प्रतिमा यहाँ पर नजर आती है, जैसा कि किसी और टेम्पल में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। वो यहाँ पर है कि एमोरिस लेडी है और इसका जो जेनिटल पार्ट है उसमें जो सर्प है उसको जाते हुए दिखाया गया है। तो जो काम का दृश्य है उसका भी अंकन है। और साथ में जो विश्वकन्या का जो फॉर्म होता था एंशियंट टाइम में, और विश्वकन्या को भी कई बार मंदिरों में सांप के साथ में बनाया गया है। गुजरात के रानी की वाव में भी हम ऐसा देखते हैं। तो मिनाल में भी एक ये डिफरेंट तरीके की प्रतिमा जो कि इरोटिक स्कल्पचर्स में और विश्वकन्या के फॉर्म में भी मानी जा सकती है, इनको हम देखते हैं। जो अदर खास जीव हैं, एनिमल हैं, उसमें व्याल अलंकरण है, मकर प्रणाला, मकर के मुख से पानी निकलता हुआ नॉर्दर्न साइड में बनता है शिवलिंग की जलहरी। गजथर में गज अलंकरण है एनिमल्स का, सांप को भी दिखाया गया है। और यहाँ पर हम खास देख रहे हैं कि अनल पंख, अनहल पंख या अनल पंख करके एक जीव यहाँ के लोग बताते हैं, जिसमें कि नीचे हाथी है और ऊपर सिंह की आकृति है। ऐसा दो जगह पर बनाया गया है। एक क्राउन डेकोरेशन के तौर पर, मुकुट अलंकार के तौर पर शिखर पे बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है या कुछ के ऐसे स्टोरी बताते हैं कि एक ऐसा जीव था जो कि बहुत विशाल जीव के रूप में होता था, इसके पंख होते थे और ये हाथियों को भी जो है आकाश में उड़ा करके ले जाता था। संभवतः ये वही अलंकरण यहाँ पर बनाया गया है और इस फॉर्म को हम कई टेम्पल्स में उड़ीसा में भी देखते हैं, लेकिन इस पर और अध्ययन की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो भीष्मपाल हैं वो कहते हैं कि ये एक डेकोरेशन के तौर पर यहाँ पर जो कि पावर को, प्रॉस्परस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्राइड का सिंबल है ऐसा मानते बनाया गया है यहाँ पर जो गांव वाले हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, उसको अनल पंख के नाम से ज्यादा याद करते हैं। नीचे ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अलंकरण हम देख रहे हैं। तो महानाल टेम्पल एक खास टेम्पल है भूमिज स्टाइल का, जो कि मेजर टेम्पल के तौर पर हम यहाँ पर हैं। और इसी के साइड में जो शैव मठ है, जो 2 मंजिला शैव मठ है, उसको हम देखते हैं। डबल स्टोरी का है, ये आप अंदर से देखें, ये आउटर लुक है, ये एंट्रेंस है, और ये उसका अंदर का हिस्सा है, इनसाइड फॉर्म है, इसमें ये पिलर्स हैं। पिलर्स प्रतिहार काल के साथ जो पिलर्स टेम्पल के थे बाद में यहाँ पर लगा दिए गए कुछ उसमें से, ऐसा माना जाता है। और इसमें कोठरियां, कमरे बने हुए हैं जो कि साधुओं के रहने के लिए थे, ऊपर भी है नीचे भी है। साथ में यहाँ पर ऊपर के एक हिस्से में ये इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, और ये इंस्क्रिप्शन जिक्र करता है पृथ्वीराज सेकंड के टाइम का, विक्रम संवत 1226 का। और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो मठ बनाया गया उसको बनाने वाले थे भाव ब्रह्म मुनि, जो साधु थे, उन्होंने इसको बनवाया। और ये चौहानों के समय में ये मठ बन रहा था या बना। और इसमें पृथ्वीराज सेकंड जो थे उनको पृथु के समान दानी और राम के समान उसको योग्य बताया गया है। जैसे राम थे वैसे पृथ्वीराज सेकंड चौहानों में हुए, ऐसा इंस्क्रिप्शन जो है जिक्र करता है। और शैव मठ और पाशुपत संप्रदाय को यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ तोरण बना हुआ है, मकर तोरण है। कुछ टेम्पल्स भी हैं जो कि अब टूट गए हैं, संभवतः जो चिफ्टन्स होंगे, जो छोटे सामंत वगैरह होंगे, उन्होंने बनवाया। कुछ के स्ट्रक्चर जो है वो फासना शिखर के हैं जो कि पिरामिड का शेप लेते हैं, और एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे ये बनाए गए हैं, जैसे पिरामिड का शेप होता है उस टाइप के इसके शिखर बनाए गए हैं। एक टेम्पल में इस तरह से राजा, उसके 3 वाइफ्स या रानियां भी नमस्कार मुद्रा में खड़ी हैं, तो हो सकता है कि इनके द्वारा वहां पर निर्माण कार्य करवाया गया होगा, छोटे टेम्पल बनाए गए होंगे, तो उनकी मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित की गई। तो 10-11 की संख्या में अदर मॉन्यूमेंट्स, छोटे स्मॉल टेम्पल्स भी बने हुए हैं जो कि खंडित भी हो रहे हैं। जो गॉर्ज है, जो नाला है, उसके दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पर सुवेश्वर शिवालय हमें दिखाई देता है, सुवेश्वर टेम्पल नजर आता है, जो कि मिनाल का जो महानाल टेम्पल है
परमाणु का, उसी के कुछ शेप में इसको डेवलप किया गया है। तो इसमें हम देखें कि वही संवर्ण शिखर बनाया गया है बाहर से, छत भी कुछ स्टाइल की थी बट वो टूट रही है, बाहर के भाग में सादगी है, गर्भगृह के बाहर के हिस्से में इधर भी कोई ऐसी बहुत अलंकरण या मूर्तियां नहीं है। और ये टेम्पल सुव देवी चौहान, जो पृथ्वीराज सेकंड की वाइफ थी, उनके द्वारा बनाया गया माना जाता है, इसलिए उनके नाम से सुहेश्वर शिवालय कहलाता है। ये हम इस पे इंस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं अंदर पिलर में, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है, और सुखदेवी की चर्चा करता है कि उनके टाइम में यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन लगाया गया, जो कि एनुअल डोनेशन के तौर पर 20 अजय प्रिय द्रम जो कि चौहानों के शासन में उनके सिक्के चलते थे, वो देने की बात इस टेम्पल के लिए की गई है। और इसका जो ड्रम है, या जो अजय प्रिय ड्रम है, वो पारोली विलेज, जो कि पास में गांव है पारोली गांव, वहां से आता था, और वहाँ के लोग ये पे करते थे, उससे टेम्पल जो है उसका काम होता था। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें सुव देवी के निर्माण, एक लेडी के निर्माण, टेम्पल निर्माण की, और उनके नाम से सुहेश्वर शिवालय ये कहलाता है। इसका अंदर का हिस्सा हम देख रहे हैं, गर्भगृह है, सादा है, पेडेस्टल पर यहाँ पर शिवलिंग है जो कि शास्त्र सम्मत है, ब्रह्म भाग भी इसमें बनाए गए हैं, और यहाँ पर लपुलिश की छोटी सी मूर्ति है। अंदर का छत बहुत सुंदर है, जो कि नाभिछंद शैली का है। दोनों ही टेम्पल में नाभिछंद शैली के छत बनाए गए हैं, जिसमें सेंटर में एक पद्म की आकृति होती है, और उससे नीचे तक आते आते उसके कई सारे रो बनते हैं, जिसमें कि जो अलंकरण की जो डिजाइन है वो गज तालू है, लूमा है, ऐसे अलंकरण जो है कई सारे रो बनते हैं। यही पैटर्न महानाल में भी बनाया गया है। और इसके कॉर्नर पर ये बहुत सुंदर जो कीचक हैं, जो कि बर्डन को संभालते हैं, ऊपर छत का बनाए गए हैं, लेकिन कीचक की प्रतिमाएं बहुत अट्रैक्टिव हैं, उसमें कि उनको बांसुरी बजाते हुए, या जो मछली है उसका पान करते हुए बनाए गए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी कीचक यहाँ पर अच्छे बनाए गए हैं। सुवेश्वर शिवालय के साथ में ही जो साइड में जो मठ बना हुआ है, वो अगेन 2 मंजिला बहुत बड़ा मठ है, और ऐसा मानते हैं कि रूठी रानी का महल कहलाता है। सुवेश्वर शिवालय के समय में हम कह सकते हैं कि जो सुह देवी थी, जो कि पृथ्वीराज सेकंड की वाइफ थी, उनको भी राजस्थान में रूठी रानी का दर्जा दिया गया, तो उसी के नाम से रूठी रानी का महल यहाँ पर कहलाता है। इसमें की डबल स्टोरी है, अंदर कोठरी वगैरह भी हम देख पा रहे हैं बने हुए हैं, पर स्थिति बहुत खराब है। रिपेयरिंग का काम किया गया है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व तो किया है, रिपेयरिंग का काम चलते रहते हैं। और ये इसी मठ का इनसाइड फॉर्म है, अंदर का हिस्सा हम देख रहे हैं, इसमें ऊपर कोठरी वगैरह भी बनी हुई है, अलंकरण वगैरह ज्यादा नहीं। तो इस तरह से अगर हम बात करें या हम देखें कि मैनाल ऐसा प्लेस है जो कि प्रकृति, आस्था, शिल्प, कला, इतिहास सभी का संगम हमारे सामने रखता है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी लोग आते हैं, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए तो वहाँ पर चाहे वो प्रतिहार डायनेस्टी हो, चाहे परमाराज हो, चाहे चौहान उसके बाद में आए हों, और जो रीजनल डायनेस्टी थी या फिर जो गुहिल डायनेस्टी थी, उनका भी इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। इनफैक्ट की जो हाड़ा चौहान है, परमारों के अंडर में जो हाड़ा चौहान थे, वो भी सामंत के तौर पर इधर रहे हैं, तो उनके भी कुछ इंस्क्रिप्शन हमें इधर मिलते हैं। तो क्षेत्रीय इतिहास में सभी इन डायनेस्टीज को, राजपूतों को, उनकी हिस्ट्री को ट्रेस करता हुआ एक बहुत सुंदर मंदिर और प्लेस महानाल टेम्पल ग्रुप है, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अपने कला शिल्प, नेचर और आस्था के लिए जाना जाता है। इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमें सिर्फ धर्म के लिए नहीं, सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए भी अध्ययन करना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए। थैंक यू। अब आप लोग अपना कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछें। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने जो अर्लियर जो क्लासेस हमारी हुई उसमें एक मांडोर बताया था, मांडोर वो जंघा वाला पार्ट टेम्पल का मांडोर है क्या मैम?
मंडोवर मंडोवर कहा था मैंने। मंडोवर जो है, जो मेन प्राइमरी वॉल होती है गर्भगृह की, है ना, उसको हम मंडोवर कहते हैं। तो तो उसमें वो जंघा जंग नहीं होती है मैम? जंग मंडोवर में भी जो है ना 3 हिस्से मैंने बताए थे एक बार आपको, कि हाँ। वरंडिका पोर्शन है, जंघा पोर्शन है ना। अच्छा, इनको जी मिला जी, सॉरी हाँ, कॉल नहीं हो गई। ओके। मिला के मंडोवर बनता है। और जंघा पोर्शन पे वो मूर्तियां, है ना, उसको हम जंघा कहते जी हैं। जी, हम्म, बहुत अद्भुत व्याख्यान मैम, थैंक यू सो मच। जो भी ओके। कंफ्यूजन था वो सारे दूर हो गए मैम। हम्म, अच्छी थैंक यू। बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको ये लगा होगा कि आप लाइवली फॉर्म में कंप्लीट हो गई मैनाल मैम। पहुंच गए हैं, और मैनाल हाँ, को आपने देखा है। कंप्लीट हो गए हम लोग। यस मैम, यस, थैंक यू सो मच। और कोई? हेलो मैम। मैम यस, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, व्याल एनिमल क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और पंचरथ वाला कंसेप्ट भी अगर एक बार फिर से क्लियर कर सके। आप उस ताक को बोल रहे हैं क्या? रथ अलग अलग समझ, शायद कल भी मैंने मिस कर दिया था ये कंसेप्ट। एक एक मिनट। बार उसको रिपीट कर दीजिए। हम्म, मैं एक बार आपको स्लाइड के साथ ही दिखाती हूँ, है ना। एक मिनट बस ना। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है ना दीवार का, जो निकला हुआ उभरा हुआ भाग है ना, इसमें हम ये ओके। ताक ताक के अकॉर्डिंग हम इजिली इसको गिन पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम ताक के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये भद्र रथ दिख रहा है आपको सेंटर में, जो सबसे मेन में आएगा, ठीक है, हर दिशा में, ओके। है ना। तो ये तो भद्र रथ हो गया, एक हम इसको काउंट कर लेते हैं। कॉर्नर पर ये कर्ण रथ आते हैं, जो कि दोनों साइड में होंगे। तो 1 2 3 हो गए, ठीक है। तो अगर सिर्फ इतना ही हो तो उसको हम कहेंगे त्रिरथ, है ना। ओके। बट जो भद्र रथ है और जो कर्ण रथ है, उसके बीच में अगर और दीवार के प्रोजेक्शन आते हैं, ठीक है, ये ओके। दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रतिरथ। तो मैम आप तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो ग्राउंड प्लान होगा, अगर ऑक्टेगोनल प्लान है तो उसमें शायद रथ ज्यादा बनेंगे, ऐसा कुछ हाँ, है? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। स्टार शेप के भी बनते हैं बहुत सारे, जो है स्टेलेट ओके। प्लान का कहलाता है। स्टार शेप के भी होते हैं, तो उसमें और कर्व हो जाता है, जैसे स्टार में होता है कर्व, बहुत सारे होते हैं हम्म। उस तरह से। और अगर ओके इसमें मैम। और 2 रो बढ़ जाए तो सप्तरथ कहलाते हैं। तो त्रिरथ, ओ, पंचरथ, सप्तरथ ऐसे जनरली बनते हैं, हम्म। और इससे स्टार शेप के भी बनते हैं, ठीक है। तो ये तो ये त्रिरथ कहलाएगा ये वाला? ये त्रिरथ नहीं, ये पंचरथ है ना। यहाँ पे 2 कॉर्नर में ये पंचरथ। दिक्पाल आ गए, और फिर ये प्रतिरथ बीच ओके। में भी तो आ गया। भद्ररथ हाँ, और ओके कर्णरथ ओके। के बीच में प्रतिरथ आ रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक और है। हो रहा है, तो दोनों साइड में है। तो 2 हम्म। 2 4 और ये सेंटर का 5, ठीक है। ओके मैम। तो ये 5 आपको इसलिए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें प्लान में, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये हम्म। सेंटर का हो गया 1, ये 2, ये हाँ 3, ये 4 और ये 5, ये एक साइड में ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर हाँ इधर हाँ से भी हाँ, आप ठीक देखेंगे तो है। ऐसे ही 5 बनेंगे। तो इससे जो है प्रोजेक्शन होते हैं, जो बाहरी भाग निकले हुए रहते हैं, उनको हम काउंट करके उसको देखते हैं कि कौन सा है त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ। और पंचरथ सप्तरथ में लगता है ज्यादा बनते हैं, त्रिरथ स्टार्टिंग के फेज में ज्यादा बने थे, जब हम्म। दिक्पाल वगैरह नहीं होते थे, है ना, या अप्सराएं ज्यादा नहीं बनती थी। मैम ब्याल हाँ के हाँ, बारे में भी बताइए। हाँ, व्याल जो है, कहते हैं कि एक ऐसा जीव है जो कि बहुत पंच जीव अलंकरण में आता है। उसको विराली भी कहते हैं, विराली है, व्याल है, विरालिका है, ऐसा वर्ड उनके लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये व्याल है। जी। और ये इनके जो चेहरे हैं वो कई बार हाथी के होते हैं, कई बार सिंह के होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं अलग अलग उस पे। और साथ में ये जो ह्यूमन है वो उसको शिकार करते हुए दिखाए जाते हैं। तो पंचजीव अलंकरण का एक जो कंसेप्ट बनता है, उसमें व्याल, विरालिका साउथ इंडिया में भी बनते हैं, कई जगह पर ऐसी प्रतिमाएं बनती हैं। और शिकार करते हुए लगता है, शायद इसलिए दिखाया जाता है कि जो मानव है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और उस ह्यूमन फॉर्म से आप देखेंगे कि बहुत लार्ज साइज के बने हुए हैं। तो ओके। इससे ये लगता तो है मैम कि पुराने समय में कुछ ऐसे जीव रहे होंगे जो कि बड़े कंट्रोल में इजिली नहीं आते होंगे, एक बड़े जीव के तौर पर इनको मान सकते हैं। मकर ओके है, मैम। व्याल है, सर्प है,
इन सबको इसमें माना जाता है। ओके, थैंक यू। मैम हाँ अगर अंशु, मैम अगर भूमिज स्टाइल के टेम्पल को ग्राउंड से पहचानना चाहे, जैसे आपने अभी रथ वाला पहचानवाया, तो उसको किस तरह पहचानेंगे, थोड़ा सा उसको बता दें। उसको आप देखेंगे तो वो नीचे से उठता हुआ जाता है, लगेगा बिल्कुल एक रोड जो है ऊपर तक जा रही है ना। ओके ओके तो उस तरह से आपको दिखाई देगा, पूरा नीचे से ऊपर तक एक जैसा सिमेट्री रो बन रही होगी, इसलिए उसको भूमि से उपजा, भूमिजा ओके कहते मैम। हैं। हम्म। अंशु जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते बच्चे। सर्वप्रथम मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी सेशन लिए बहुत ही अच्छे लिए। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। तो इस बहाने से राजस्थान के जो विभिन्न मंदिर है उसकी विशेष जानकारी आपने हमें प्रदान की। मैम मेरा प्रश्न ये है, अब जैसे मैम हमारे, क्योंकि ये IKS पे ही बेस्ड है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे ही, तो मैम हम्म हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये हम्म मंदिर जो है ये किस प्रकार हमारी भारतीय ज्ञान संपदा को एक सुंदर दृष्टि से दर्शाते हैं मैम, उसके कुछ पहलू मैं जानना चाहती हूँ। अगर आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। जैसे मैम सौंदर्य का कॉन्सेप्ट आता है ना हमारे इसमें, इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी सौंदर्य, हम्म सौंदर्य शास्त्र। तो मैम अगर हम्म। हमें उस दृष्टि से मंदिरों को देखना हो तो ये कौन कौन से पहलू हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं मैम? अगर हम सौंदर्य की बात करें तो जो रस होते हैं उसमें वीरता का भी भाव आता है ना, इमोशंस भी आते हैं, सुंदरता का भी आता है। तो जो अलग अलग रस हैं उनको हम अलग तरह से स्टडी कर सकते हैं। कहीं पर ब्रेवरी का आ रहा है, कहीं पर जो नारी सौंदर्य उसको दिखाया गया है, कहीं पर मातृ भाव के साथ में इमोशनल उसमें जो है हमको दिखाया जाता है। तो इस तरह से सौंदर्य को देख सकते हैं। धर्म का नॉलेज तो होता ही है, साथ में जैसे कि जो आर्किटेक्चर की जो स्किल है उससे हम उस वक्त की क्या टेक्नोलॉजी थी हमारी, है ना, क्या हमारा पैटर्न था, स्टोन से मंदिर बन रहे हैं, मेनली ये स्टोन के ही हैं। तो स्टोन को कैसे आपस में कनेक्ट करके उसको इंटरलॉक किया जाता था, जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाए। कौन सा पत्थर है, सैंडस्टोन जो है, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाता है। राजस्थान में उसका काफी एरिया है, माइंस हैं, उनको यूज किया गया है। और पाषाण में क्या स्किल को डेवलप करते थे उनको हम देख सकते हैं। तो हर एक एस्पेक्ट को, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, साइंस, तकनीकी, धर्म, इन सभी परंपरा को, जो कि एंशियंट ज्ञान परंपरा में आता है, और उस वक्त की लाइफ स्टाइल, उनका जनजीवन, उन सभी को हम इसमें देख पाते हैं। तो इसीलिए टेम्पल एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन, ज्ञान परंपरा, इन सभी में हम उनको मान सकते हैं। और इस तरह से हमें मंदिर को, मेरा ये मानना है कि मंदिर को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि उससे हम हमारे जो पुरानी नॉलेज है, पुराने जो प्राइड है, हमारे हमारे एंशियंट जो लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनकी देन है हमारे लिए, उसको हमें समझ सकते हैं। सिर्फ भगवान की उपासना तो करेंगे ही, नेचुरल सी बात है कि मंदिर है तो भगवान के लिए जाएंगे ही। इन चीजों के साथ में भी थोड़ा सा अगर सब देखें तो शायद हम ज्यादा केयर कर पाएंगे अपने हेरिटेज की, उनको बचाने की कोशिश भी लोग भी करने लगेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा और थी। अब जैसे ये हाँ। मैम हमारी जो मिथकीय कथाएं होती हैं, मिथकीय हम्म। चेतना, तो मैम ये क्या मंदिरों से मिथक का किसी प्रकार से संबंध हमें देखने को मिलता है मैम? मिथ की कल्पना जो है, ये जैसे कि स्टोरीज के फॉर्म में जो हम माइथोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, या यहाँ मृग को देखते हैं, किन्नरों को देखते हैं, ये सब चीजें भी बनती हैं, है ना। और एक सहायक, कई बार जैसे कि उनको देवताओं के सहायक डिटी के तौर पर, सहायक लोगों के तौर पर जो है उनको माना जाता है या उनको लिया जाता है। तो इनकी भी स्टोरी का डिपिक्शन हमें मंदिरों में मिलता है। हाँ जी जी, जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इरोटिक स्कल्पचर्स, हम्म, एक मिनट, ये पहले जो क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं। जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं उनको बनाने के संदर्भ में बहुत लोगों ने जो है इस पे स्टडी किया है। देवांगना देसाई, उन्होंने खास तौर पे इस पे काम किया कि जो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं उन पर, तो उसके भी अलग अलग फॉर्म हमें मिलते हैं।
मंदिरों में, खजुराहो हो, उड़ीसा हो, कोणार्क हो, मोढेरा हो, कई सारे टेम्पल्स में हम देखते हैं इन चीजों को। पर इसके पीछे जो मुझे कंसेप्ट लगता है या जनरली माना जाता है वो ये है कि जो आउटर लाइफ है, जो वर्ल्डली लाइफ है, उसका डिपिक्शन, क्योंकि मंदिरों में हर चीज का डिपिक्शन हो रहा है, सिर्फ भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, बल्कि आम जनजीवन भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो उस सिचुएशन में जो भी समाज में होता है, जो भी हमारे ह्यूमन लाइफ में होता है, उन सबको उसमें बनाया गया है। और ये सब चीजें से हम भाग नहीं सकते, इनसे हम बच नहीं सकते। अगर हमारा बर्थ हुआ है, हम वर्ल्डली लाइफ में आए हैं, तो लाइफ के जो हर स्टेज है और जो हमारा आश्रम सिस्टम है वो इन सब की चर्चा करता है। तो उस चीज को यहाँ पर बनाया गया है। बट मंदिर के जो इनर पार्ट है, जो अंदर के जो हिस्से हैं, वहां पर आप ऐसा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बाहरी जीवन के भाग हैं। और जैसे कि उसको हम कहते हैं कि संसार जो है वो मोह माया है, तो उसमें हम आते हैं, पूरे अपनी लाइफ को जीते हैं, लेकिन जो लास्ट हमारा पर्पस है, जो लास्ट एम है, वो हमारा भगवान के सानिध्य में जाना है, सेलिब्रेशन को पाना है, आध्यात्म की तरफ बढ़ना है, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। तो उस चीज को दिखाया गया है कि इनको बाहर छोड़ते हुए मंदिर के आउटर पार्ट में बनाया गया कि समाज में है तो ये सभी होगा, सांसारिक जीवन में सब होगा, लेकिन इनको छोड़ते हुए हम लोग जो है मंदिर में प्रवेश करें और उस ईश्वर के सानिध्य में अपना एक नया बर्थ, एक नया जीवन स्टार्ट करें। इसीलिए गर्भगृह में काफी डार्कनेस भी होती थी, उसमें रोशनी हवा इतना नहीं होता था हिंदू मंदिरों में, क्योंकि हम जब भगवान के उसमें जाते हैं तो हमें कहीं भटकाव नहीं है। और जैसे कि एक गर्भ होता है, उसी से बच्चे का जन्म होता है, वहां पे भी जो एक पूरा अंदर डार्कनेस है, पीस है, उसको वहां पर दिखाया गया है। तो बाहरी चीजों को बाहर ही छोड़ दें, तब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, ईश्वर का सानिध्य पाएं और अपना सेलिब्रेशन करें, मोक्ष पाएं, उसकी तरफ बढ़े, जो कि हमारा लास्ट पर्पस और एम है। उसको यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश मंदिर के थ्रू की गई। राइट। ललिता मेनवाल जी, आप कुछ नमस्ते कहना चाहती मैम। हैं? नमस्ते, जी जी बताइए। जी जी, पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा ज्ञान आपने इस 1 घंटे के सेशन में दिया मैम। मुझे लग रहा है गागर में सागर भरने वाली बात हो गई। हाँ हाँ, तो बताने को तो और भी बहुत कुछ रहता है, पर इतना एक हाँ घंटे में मैम, जरूरी बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कितने सारे कॉन्सेप्ट तो मुझे नए लगे और बहुत कुछ और जानने की भी जिज्ञासा है। तो मैं एक दो चीजें मैम पूछना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे हम्म आपने बताया था नाथी हम्म चंद शैली, जो आपने बताया था कि ये अलग अलग रोज में जो मंदिर के छत में होता है। तो जैसे कुछ मंदिरों में मैम देखा है कि हमने ऐसे लेयर वाइज होता है बना हाँ, हुआ, लेयर वाइज। उभरे हुए उसमें होता है। और कुछ मंदिरों में देखा है कि प्लेन एक छत होता है और उसमें पेंटिंग से वो अलग अलग रोज दिखाते हैं। तो क्या मैम दोनों तरह की शैली को हम नाथी चंद शैली में काउंट करेंगे? पेंटिंग जो है उसमें नहीं बनती मंदिरों में। पेंटिंग आपको बहुत पुराने मंदिरों में, हम हिस्टोरिकल टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो पेंटिंग नहीं। मतलब वो प्लेन ही होता है, लेकिन बस उसको हाँ, अलग अलग मूर्तियां हो दिखाने सकती हैं। के लिए वो। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि आपको जो जी ऊपर से दिख रहा है, सभा मंडप के ऊपर ये बनता है, जी सभा जी मंडप मैम। पे वो ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और एक सेंटर पे जाकर के वो ऐसे हो जाता है ना। हाँ जी हाँ और जी उसी को आप अंदर से देखेंगे, मंदिर के अंदर से देखेंगे छत को, है हाँ ना, जी तो उसमें एक्चुअल में पत्थरों को इस तरह से जमाया जाता है कि हाँ वो जी पूरा एक शेप ले लेते हैं, है ना। जी और वो जो मैंने कॉर्वेड रूफ की जो बात की थी, तो उस तरह से उसका हाँ स्ट्रक्चर जो है अंदर से वो गोल दिखता है, ऊपर से वो जी पिरामिड का शेप का दिखेगा, बट अंदर से वो जी गोल दिखता है, उसमें वो रो बनते जाएंगे, क्योंकि हाँ पत्थरों का जी। स्ट्रक्चर ही ऐसा जमाया गया है। और फिर उस हम्म। पर अलंकरण के तौर पर जो है आपके लोटस वगैरह बना दिए गए हैं, है ना, बना दिए, हाँ जी। कीचक है, और 7 रो है, 6 रो है, किसी में छोटे सात। भी होते हैं, 4-5 भी होते हैं। तो जी उस जी। तरह से उसको बनाया गया है। और कई बार उसमें मूर्तियां भी बनी हुई होती हैं, जो कि सुंदरी हम्म। की विद्याधर देवियां होती हैं, विद्या हाँ देवियां जी हाँ होती जी। हैं, उनको बनाया हम्म। गया है। इस तरह से उसको पत्थरों को जमा करके वो शेप या आकृति सभा मंडप के ऊपर हम्म। की जाती है। जी। और एक और चीज ये मैम मैं पूछना है, जैसे गर्भगृह का मुख्य भाग से आपने कहा कि उससे पहले वाला जो हिस्सा होता है उसको अंतराल। हम जंगा जंगा भाग कहते हैं। तो हाँ, वो आउटर आउटर उसमें। बाहर। आउटर उसमें हम्म, तो वो कुछ मंदिरों में जो होता है तो वो सब में आम मतलब सेम ही रहेगा। जैसे कुछ मंदिरों में चारों तरफ रहता है, कुछ मंदिर में एक तरफ रहता है नहीं एंट्रेंस की तरफ। नहीं नहीं, उसकी जो बाहरी वॉल है, गर्भगृह की जो बाहरी वॉल है, एक तो एंट्रेंस हो जी जाएगा, है जी ना,
मान लीजिए कि इसका साइड जो है वेस्ट का एंट्रेंस है, तो वेस्ट के अलावा जो आपके ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ जो भाग है, तीनों भाग है, जी। वो उस पे जो वॉल बनी हुई है ना, जो कि हम्म, मेन वॉल है, उसमें हाँ जिसमें कि जी, ताक लगे हुए हैं, उसको जंगा भाग कहते हैं। तो तीनों ओर है वो तो। वो तीनों और होता है। और एक एक ही और ये मैम मुझे पूछना था, जैसे आपने ये व्याल कॉन्सेप्ट आपने बताया कि पंचजीव अलंकरण जो हम्म स्टाइल होता है, तो ये पंचजीव अलंकृत अलंकरण स्टाइल नहीं है, पंचजीव अलंकृत हम्म, से मतलब 5 तरह के जीव जो है मंदिर में तो बनाने इनमें का। मैम जीव क्या पर्टिकुलर वही जीव होते हैं, जैसे आपने बताया कि उसमें हम्म, हाथी होगा, उसमें मगर होगा, या फिर और कुछ जीवों का भी इसमें नहीं, पंचजीव में जो है 5 आते हैं। सांप है, मकर है ना, एक कीर्ति मुख का बनता है, एक व्याल है हम्म, ना, हाथी है। इस तरह के 5 जीव वो आते हैं पर्टिकुलर, जो कि पंचजीव अलंकरण में। जैसे कि ये जी किताब है शिल्प संहिता, सोमपुरा है राइटर, जो कि जी मूर्तिकार वगैरह मूर्तियां बनाते थे मंदिर में, बहुत बड़े मूर्तिकार हुए भारत के। जी तो सोमपुरा कहलाते हैं। तो जो सोमपुरा है उनकी किताब है भारतीय शिल्प संहिता। उसमें हम्म। उसमें काफी अच्छा वर्णन है इन चीजों का, कि कौन कौन से हाँ जीव मैम, मैं पंच वही लगने आते मतलब हैं। एक यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इन चीजों को अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो हाँ, बहुत हमको सारी कौन से किताबें और हैं आइकनोग्राफी को लेकर के, है ना, हम्म बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं हमें। हम्म तो ये भारतीय शिल्प संहिता जो है, ये भी काफी अच्छी किताब है। वासुदेव शरण अग्रवाल की है, पंकज जी लता की है। अनेक लोगों जी ने मूर्तिकला पे काम किया है, और फिर प्रतिमा विज्ञान करके, जी आइकनोग्राफी करके बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। उनसे भी हम हम्म, इनको स्टडी कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच मैम, इतना सारी चीजें। थैंक यू मिडिवल मैम। थैंक यू। मिडिवल भारतीय कला स्थापत्य के लिए जो बुक है वो, इसमें जो टेक्स्ट आपको दिखे होंगे, एक बार मैं जी स्लाइड में देखूं। हम्म, तो आर्किटेक्चर के लिए तो जैसे मैंने कल बताया था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, है ना, हम्म, ढाकी जी की जी किताब है। ये बहुत लार्ज स्केल पर जानकारी हमें देती है। बट जो मैंने सेशंस में दिखाए हैं उसमें इनके बारे में जो किताब है वो अधिकतर हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन जैसे कृष्णदेव का भी काफी काम है, स्टेला कैम्ब्रिज का भी काम है आर्किटेक्चर को लेकर के, हार्डी का भी हम्म, काम है भूमि टेम्पल को लेकर के, और स्कल्पचर को लेकर के वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या ये सोमपुरा की संहिता है, माधुरी नंदन तिवारी हैं, दुर्गानंदन तिवारी हैं। इन सब ने काफी काम किया है। और इनफैक्ट की ब्रजभूषण श्रीवास्तव है, पंकज लता हैं, काफी लोगों ने जो है आइकनोग्राफी पे लिखा है, जो कि मिडिवल आइकनोग्राफी की बात कर रहा है ना। हाँ तो जी मध्यकालीन मूर्ति कला है, उसको स्टडी करने के लिए हम इनको भी आराम से देख सकते हैं। और जी इस टेम्पल को स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैंने इनसे इनका किया। मेरा पीएचडी का वर्क भी इसी पर है। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, मुझे लग रहा है मुझे तो यहाँ जाना ही पड़ेगा। ऐसे ये बहुत इतना स्थान है, इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये राजस्थान इतना रिच है कि आप जी घूमते रह जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा, हेलो इतना मैम। रिच नेचर है यहाँ जी पे। जी हेलो थैंक यू मैम। मैम। हेलो मैम। हाँ, हेलो, बोलिए। मैम, आपकी पीएचडी की जो किताब है आपकी पब्लिश हुई है क्या? ये 2011 में पब्लिश हुई थी, जयपुर का ही पब्लिकेशन है, नवजीवन पब्लिकेशन। उसका रेफरेंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे क्या? ठीक है, नवजीवन पब्लिकेशन क्या? नवजीवन, उनका NAV। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है मैम? कॉन्टेक्ट आप नेट पे सर्च करेंगे ना, मिल जाएगी। आप मेरे नाम से आप डालिएगा शिल्पी गुप्ता, मैनाल और बिजुलिया के मंदिर, ओके ओके। तो नेट पे अवेलेबल है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है मैम। ओके, और किसी के कोई क्वेरी है? हेलो मैम, गुड इवनिंग हाँ मैम। जी, good evening। मैम मेरी क्वेरी जो है वो कीर्ति मुखास के बारे में है। जैसे आपने बताया कि कीर्ति मुख जिन्हें विक्ट्री फेसेस भी कहते हैं, उनका क्या रेलेवेंस रहता है जो उन्हें टेम्पल वॉल्स पे काफी लार्ज स्केल पे डिपिक्ट किया जाता है मैम। कीर्ति बुक को कहते हैं कि जैसे कि एक सिंह होता है उसका, है ना, उसका फूला हुआ चेहरा, जी ठीक है, उस टाइप का बनता है। उसको फेस ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं, है ना, प्रसिद्धि का, आपके फेम का सिंबल है, ऐसा भी इसको लिया जाता है। बट इसके पीछे एक स्टोरी है शिव की, कि जो शिव जो है वो एक दानव को कहते हैं, तो मतलब कि वो अपने आप को खाने लग जाता है, तो उसके अपने बॉडी को खाता जाता है, और फिर उसके लास्ट में जब फेस जो है वो बच जाता है ना। तो कीर्ति मुख के पीछे वो स्टोरी है कि उस वजह से जो है ये अलंकरण को फिर मतलब शायद शिव ने जो है उसको आशीर्वाद दिया, और उसको एक फेस ऑफ ग्लोरी के तौर पर टेम्पल्स में बनाया गया, ऐसा मानते हैं।
तो ये स्टोरी भी आप अगर आप नेट पे सर्च करेंगे या वासुदेव शरण अग्रवाल की जो किताब है इंडियन आर्ट पर, उसमें देखेंगे तो ये सब आपको उसमें मिल जाएगा, नेट पे भी मिल यस जाएगा। मैम। तो इसको अलंकरण के तौर पर भी यूज करते हैं, और जो मेन पार्ट है ना, उनमें भी देखते हैं कि कीर्तिमुख को बनाया जाता है। जी मैम। मैम एक्चुअली जब मेरी पीएचडी चल रही थी तो मेरी पीएचडी जो है वो हिमाचल के फोर्ट्स एंड पैलेसेस पे है, जिसमें मैंने टेम्पल्स को भी इंक्लूड किया। तो नूरपुर एक जगह है, उसमें काफी सारे टेम्पल्स हैं उस फोर्ट के अंदर। तो उसपे कई जगह पे कीर्ति मुख जो है टेम्पल की वॉल्स पे कंटिन्यूअसली है, उन बार बार उनका किसी ना किसी टेम्पल वॉल पे उनका जिक्र आता है। तो मैं लगातार उसके बारे में सर्च कर रही थी, बट तब मुझे इतनी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये तो पता चल रहा था कि विक्ट्री फेसेस होते हैं, कि हाँ शायद इसका रेलेवेंस उसे ये दिखाने के लिए किया जाता होगा कि वो आपको एक तरह की पावर दे रहा हो, कि हाँ विक्ट्री आप उस मतलब पावर को रिजेंबल करता होगा, उसकी वजह से हो सकता है। बट वो आपकी ग्लोरी को, फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, और उसकी एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके पीछे, उसका आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, शिव से जी संबंधित है। मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। और कोई